हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज अपने घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ में मैं आई हूँ आपके साथ नया टॉपिक लेकर, खिलजी वंश। हमने इससे पहले अरबों का आक्रमण पढ़ा भारत पर, और उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था। दिल्ली सल्तनत में एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। आज हम देखेंगे खिलजी वंश यानी खिलजी डायनेस्टी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सफलतागंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के पहले हम नोट्स देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। आपको याद होगा कि हमने गुलाम वंश जब पढ़ा था तो उसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का टाइम पीरियड रहा। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण कीलूगढ़ी के महल में करवाया गया था। अब ये कैकूबाद कौन था? कैकूबाद जो आपका लास्ट रूलर था आपका स्लेव डायनेस्टी का, यानी कि बलबन का जो ग्रैंडसन था, बलबन का जो पोता था वो कैकूबाद था। तो उसको मारने के बाद जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। नेक्स्ट, जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक का पद दिया और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। मतलब वो रिलीजन पे भी स्टेट कंट्रोल, यानी अपनी जो सत्ता थी उससे रिलीजन को भी कंट्रोल करता था। वह अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन बताता था। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का जो दामाद था, जो सन इन लॉ था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। उसने अपने फादर इन लॉ की हत्या कर दी थी। उसके बाद वो गद्दी पर बैठ गया था। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। आपने जो पद्मावत मूवी भी देखी होगी, उसमें यही कहानी थी। जो चित्तौड़ के राजा थे, राणा रतन सिंह, उन पर आक्रमण किया था और उनकी मृत्यु होने के बाद जो रानी पद्मिनी थी उन्होंने जौहर कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित एक काव्य पुस्तक पद्मावत है। मूवी का नाम भी पद्मावत था। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोहों के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश यानी 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए थे। पहले अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिए गए। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग यानी कि जो स्पाइस का डिपार्टमेंट था
वो उसका संगठन किया गया ताकि उसे पता चल सके कि जो आम जनता है वो कहीं उसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रही है। तीसरा जो अध्यादेश था, जो तीसरा ऑर्डिनेंस था, उसमें उसने मादक द्रव्यों यानी कि जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं और वाइन्स जो होती हैं उसका प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी। चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कि जितनी भी मैरिज अलायंस थी और जितने भी जो फेस्टिवल्स इवन जो सेलिब्रेट होते थे जिसमें लोग इकट्ठे होते थे, वो भी उसने बंद करा दिया कि मतलब पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अब देवगिरी पर जब आक्रमण हुआ तो उसने तो जलालुद्दीन की हेल्प अलाउद्दीन ने की थी। तो हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन का शासक बनने से पहले जो पहला अटैक था वो रामचंद्र देव पर था, देवगिरी पर। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 और 1306 में उस कर को दिल्ली नहीं भेजा। दिल्ली ना भेजने के कारण क्या हुआ, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। तो जब वो टैक्स 2 साल नहीं दे पाए रामचंद्र देव देवगिरी के राजा, तो उसने क्या किया, मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया तथा 1312 में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। जो मलिक काफूर था उसे वो 1000 दिनारी भी कहते थे। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना आरंभ कर दिया। मतलब भूमि की नाप, पैमाइश मतलब भूमि का मेजरमेंट, लैंड का मेजरमेंट करके लगान वसूलना। तो अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तकराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जैसे खुद मुकद्दम चौधरी से लगान वसूलने का करने का अधिकार छीन लिया। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी सभी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद यानी जो जमींदार लोग होते थे और बलाहार कौन होते थे, साधारण किसान, उनमें कोई अंतर ही नहीं रह गया। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क मतलब राजा द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम या इंदारत पेंशन तथा वक्फ मतलब धर्मार्थ के लिए जो भूमि, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जो भूमि मिलती है आदि के रूप में मिली थी, वो सारी ज़मीनें उसने छीन ली। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया कि जो भी होगा उसका 50% यानी 1/2 जो है वो देना पड़ेगा, उसे खराज बोला। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति भी लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं
में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। बर्नी कौन? जियाउद्दीन बर्नी, उस समय के बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। घरी और चराई कर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में शिर मुगल में के नेतृत्व यानी 1325 में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार कर लिया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक शादी ने उन्हें हरा दिया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा उल इमाम, खलाफत उल्लह आदि की उपाधियां धारण की, जिनके वह सर्वथा अयोग्य था। नसरुद्दीन खुसरवशाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 इनका टाइम पीरियड था। हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा पैगंबर का सेनापति की उपाधि ग्रहण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। तो ये था हमारा थ्योरी का पार्ट। चलिए अब अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में हम जब आएंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया। तो हमने भी पढ़ा कि वो निरंकुश, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कहता था कि जो राजा है वो निरंकुश होना चाहिए, और उसने उलेमा से परमिशन लेकर एक नया धर्म चलाने की कोशिश की, लेकिन उलेमा ने उसका विरोध किया। वो था अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आपका ये अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी आशा रखता था, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? तो अभी हमने पढ़ा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई थी? तो इससे पहले वाले हमने जब थ्योरी पार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो जफ़र खां था, जफ़र खां उसका एक बहुत विश्वास पूर्ण सेनापति था जिसकी मृत्यु हो गई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते लड़ते। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो अभी हमने पढ़ा कि रानी पद्मिनी थी, उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था और राणा रतन सिंह को हराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन का जो दक्षिण का अभियान था वो धन प्राप्ति के लिए था, ये बात बिल्कुल सही है। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ऐसा नहीं है, वो केवल धन प्राप्ति के लिए उसने साउथ में आक्रमण किया था, ना कि उसको अपने कब्जे में वो करना चाहता था। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है कि असर्शन सही है, परंतु रीज़न जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्या रहेगी, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अभी हमने पढ़ा कि रामचंद्र देव थे, वो शासक थे देवगिरी के, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। नेक्स्ट हमारा है, हमें मिलान करना है। तो अभी हमने पढ़ा कि देवगिरी के राजा जो थे वो राजा राय रामचंद्र थे। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह थे, जिनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था, जिन्होंने जौहर कर लिया था, राइट। रणथंभौर
में हमीर देव थे और गुजरात में कर्णदेव थे। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा आप इसे। 7 क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मानचित्र, हमें मैप का क्वेश्चन है, मानचित्र पर ध्यान देना है। ये एक रूट दिया है हमें, नॉर्थ इंडिया से शुरू होकर सेंट्रल इंडिया से होते हुए साउथ इंडिया तक आता है, वह रूट है ये। तो इसमें कह रहा है कि मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था। तो किसने किया था, तो मलिक काफूर को भेजा था अलाउद्दीन ने साउथ को जीतने के, साउथ पर विजय के लिए, साउथ को जीतने के लिए भेजा था उसने। नेक्स्ट है हमारा, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो खलीसा टर्म हमने अलाउद्दीन खिलजी के कंटेक्स्ट में पढ़ा था। जान ले खलीसा क्या होता है। तो अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्फ आदि के रूप में मिली थी। फलतः खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। खालिसा भूमि है ये, खालिसा भूमि इसे कहते हैं। नेक्स्ट, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। मतलब जो भी पैदा होगा उसका 1/2, उसका हाफ या 50%, दोनों एक ही बात है, जो है वो सुल्तान को देना होगा। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और मोहम्मद बिन तुगलक भी कहीं, आप जब मैं आपको तुगलक डायनेस्टी पढ़ाऊँगी तो वहाँ भी इसका कॉन्सेप्ट है। तो अगर दोनों आ जाते हैं तो फिर दोनों करेक्ट होंगे, और अदरवाइज़ वो एक ही ऑप्शन देंगे। पर अगर दोनों आते हैं तो उसमें दोनों सही होंगे। कैसे सही होंगे वो मैं जब आपको तुगलक डायनेस्टी पढ़ाऊँगी तो उसमें आपको पढ़ाऊँगी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, सुल्तान जिसने भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था। वो वही बात है कि 50% देना पड़ेगा अपना जो भी प्रोड्यूस हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी था। और यहाँ पे भी देखिए ए है, बी है। तो तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी है। वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इसका देख पा रही हूँ तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक अगर आपका ऑप्शन में है कि ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन में तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो मोस्ट एप्ट आंसर होगा इसका वो अलाउद्दीन खिलजी होगा। और कुछ आयोग के मानने पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या मानना चाहता है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसने कृष्य ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। बिल्कुल, हम जो ज़मीन थी उसकी पैमाइश के बाद उसमें वो टैक्स लेता था। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। इस पर हम वेट करते हैं। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। बिल्कुल, हमने देखा कि उसने चौधरी, ज़मींदार, जितने भी लोग थे सबका अधिकार जो है समाप्त कर दिया। तो इसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये इनकरेक्ट था, ऐसा नहीं था। ऑप्शन 1 और 3 आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि कैसे करेक्ट हुआ। तो अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम और चौधरी यानी जमींदार चौधरी जो लोग थे को लगान वसूल करने से उनका अधिकार छीन लिया था। तो इस हिसाब से जैसे कि उसका जो व्यवस्था थी उसकी वो पूरे साम्राज्य में समान रूप से नहीं लागू की जा सकती थी। वो केवल दिल्ली और उसके आसपास के, दिल्ली जो कैपिटल थी उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू किया था उसने।
असल में उसकी कैपिटल सीरी थी। सीरी भी ऑप्शन में आ जाए तो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सर्शन रीज़न है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। बिल्कुल, मूल्य नियंत्रण उसने लागू किया था, प्राइस कंट्रोल सिस्टम उसने लागू किया था। बिकॉज, हम यहाँ बिकॉज लगा लेंगे, क्योंकि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने ये जो 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए वो इसलिए पास किए ताकि कोई भी उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी ना कर पाए, ठीक है, उससे बिना पूछे कुछ भी ना कर पाए। जब उससे बिना पूछे कुछ होगा ही नहीं तो आम जनता या कोई भी और जो है वो उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर पाएगा। तो रीज़न इसका बिल्कुल गलत है कि वो कम वेतन देना चाहता था, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि असर्शन सही है और रीज़न जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे, यानी कि जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं, मार्केट रिफॉर्म्स किसने लागू किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए थे। तो देख पा रहे हैं आप अलाउद्दीन खिलजी से कितने सारे क्वेश्चन हैं, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ही बहुत इंपॉर्टेंट है खिलजी डायनेस्टी में। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया, यानी प्राइस कंट्रोल, मार्केट कंट्रोल दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। बाजार नियंत्रण की प्रथा लागू की थी, यानी मार्केट कंट्रोल अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है हमारा, बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंत दरबारियों को फ़ायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, या शासक को जनमानस से दूर किया। जब आप बाजार की कीमत को नियंत्रित करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि शासक को जनमानस से दूर तो वो होगा नहीं, वो तो और लोकप्रिय हो जाएगा। सिर्फ सामंतों या दरबारियों को नहीं, मार्केट में तो सभी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं को फ़ायदा होगा। कृषि को उन्नत किया, तो मार्केट कंट्रोल से कृषि का कोई मतलब नहीं है, तो बहुत सफलता प्राप्त की थी, उसके इस स्टेप ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। इससे मूल्य में स्थिरता आई थी और उसने जो नियम है मार्केट कंट्रोल के उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंट किया था, स्ट्रिक्टली लागू किया था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तो ये सब कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। फिर से सेम क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अभी हमने पढ़ा कि घड़ी और चराई किस पे, कैटल्स पे लगाता था वो। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी, तो हमने अपने नोट्स में पढ़ा कि रावी नदी जो थी वो वो दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में एक सीमा रेखा बनाती थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। सीमा के सुरक्षा के लिए उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशेष सेना को बनाया। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताइए। तो हमने अभी मान लीजिए एक पढ़ा है इसमें कि देवगिरी के राजा कौन थे, राजा रामचंद्र देव। तो यहीं से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, भले हमें ये तीनों ना पता हो, शंकर देव, वीर बल्लाल, वीर पांड्या ना पता हो, तो भी हमें ये पता है कि देवगिरी जो है वहाँ रामचंद्र देव थे। तो इनकरेक्ट मैच है, तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ, देवगिरी में रामचंद्र देव थे, वरांगल, यस। तो आपका ये हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि वरांगल में रामचंद्र देव नहीं थे। देवगिरी में शंकर देव थे एक टाइम पे, बट वरांगल में रामचंद्र देव कभी नहीं रहे। रामचंद्र देव तो देवगिरी के ही थे, केवल और केवल देवगिरी के। तो शंकर देव वहाँ रहे होंगे आगे पीछे कभी,
बट देवगिरी में वारंगल में रामचंद्र देव कभी नहीं रहे, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण पर देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र शंकर देव, यस हमने अभी नोट्स में भी पढ़ा था, सॉरी, कि जो शंकर देव था वो उनका पुत्र था। फिर उसके बाद शंकर देव, जब रामचंद्र देव मर गया तो उसके शंकर देव के विरुद्ध जो है फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो है अपना विरोध किया। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा घोषित किया था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक खिलजी। तो इस तरीके से ये हमारा खिलजी डायनेस्टी जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक के बाद हम सैयद पढ़ेंगे, सैयद के बाद हम लोदी पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत, एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है मिडेवल इंडिया का, वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा पूरे खिलजी डायनेस्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारे काम किए हैं। उसके 4 ऑर्डिनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4 अध्यादेश थे, और उसके डिपार्टमेंट से बहुत क्वेश्चन आता है, ये डिपार्टमेंट को क्या कहते, दीवाने जो जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके नाम बहुत टिपिकल होते हैं और उनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो वो अच्छे से आप याद रखिए, किसने कौन सी उपाधि ली, तो पहला उसका आक्रमण कहाँ हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो केवल क्वेश्चन देख लेने से नहीं, थोड़ा सा एक बार थ्योरी ऐसे मैं पढ़ देती हूँ तो आपके दिमाग में भी एक कहानी सी बन जाती है, और हिस्ट्री को कहानी की तरह आप पढ़ेंगे तो वो बहुत जल्दी समझ में आएगी। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें, और ये मत सोचिए अभी एग्ज़ाम नहीं है या एग्ज़ाम 3 महीने 4 महीने बाद है, तो इतना टाइम नहीं होता है। और क्योंकि मौसम इस तरीके का है कि लोग नहीं उस तरीके से पढ़ने का मन करता है, खुद का भी मेरा मन नहीं करता है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, और मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।